So students, we in previous class had discussed word system theory, and today we will be discussing dependency theory. डिपेंडेंसी थ्योरी वो आधार है जिसमें से वर्ड सिस्टम थ्योरी का भी जन्म हुआ था, और ये एक बड़ी पुरानी थ्योरी है, बहुत पुराना सिद्धांत है। और इनफैक्ट इस सिद्धांत का जन्म मार्क्सिज्म से हुआ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मार्क्स का मानना था कि समाज के अंदर दो प्रकार के वर्ग होते हैं। एक जो पूंजीवादी वर्ग है, जिसके पास पूंजी के साधनों पर नियंत्रण है, अधिकार है, और दूसरी ओर मजदूर वर्ग है जो पूंजी के साधनों पर श्रम करता है और उसमें वैल्यू उत्पन्न करता है। मानना था कि जो पूंजीवादी वर्ग है वो मजदूर वर्ग पर शासन करने लगता है और उसका शोषण करने लगता है। मजदूर वर्ग संख्या में बड़ा होता है और इसलिए उसमें संगठन की भी कमी होती है, जो पूंजीवादी वर्ग के साथ नहीं है, जो छोटा वर्ग है और संगठित होता है। मार्क्स का यही सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी का आधार बन जाता है। यानी जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसका सोर्स हम पाते हैं मार्क्स के सिद्धांत में। मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था, मार्क्स के द्वारा जो दो वर्गों का सिद्धांत था, उन्होंने जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री किया, उसमें हम पाते हैं मार्क्स के अनुसार राज्य के अंदर सभी कार्य आर्थिक दृष्टि से किए जाते हैं। जहां रियलिस्ट शक्ति को महत्वपूर्ण मानते थे, राजनीतिक शक्ति और मिलिट्री पावर को, सैन्य शक्ति को, तो वही मार्क्सिस्ट आर्थिक शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था के कारण ही राज्यों के बीच में संबंध बनते हैं। अर्थव्यवस्था अगर अच्छी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, डेवलप्ड कंट्री है, तो वो पूंजीपति वर्ग में आ जाता है। और दूसरी ओर ऐसे देश जिनके पास रॉ मटेरियल तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकते रॉ मटेरियल का, और वो केवल एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, रॉ मटेरियल अपने देश से बाहर भेजने का काम करते हैं पोर कंट्रीज में, तो वे कम विकसित होते हैं और साथ ही वे डिपेंड करते हैं पोर कंट्रीज पर अपने किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए, अपने आर्थिक संबंधों। तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी दी गई जिसमें विश्व को, वर्ल्ड को दो भागों में बांटा गया। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी दो हेमिस्फीयर्स में बटी हुई है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। भूमध्य रेखा के द्वारा विश्व को दो भागों में बांट दिया गया है। और अगर हम स्टडी करें तो हम पाते हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर में जो राज्य स्थित हैं वे अधिक विकसित हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है। कहा यह जाता है कि इन देशों के पास 80% प्राकृतिक स्रोत है और वे केवल 20% जनसंख्या का पालन पोषण करते हैं विश्व के। दूसरी ओर भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो राज्य स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध जिसको कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जनसंख्या तो 80% रहती है, निवास करती है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज मात्र 20% है, 20% है। यानी a large part of the population resides in southern hemisphere, although their access to natural resources is very less. और इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर के जो देश हैं, दक्षिणी गोलार्ध के देश, वे या विकासशील है। डिपेंडेंसी सिद्धांत को, थ्योरी को देने वाले जो विचारक हैं, उन्होंने इसी आधार पर विश्व को दो भागों में बांटा। एक तरफ
नॉर्थ कंट्रीज है और दूसरी तरफ साउथ कंट्रीज है। उत्तर दक्षिण दो प्रकार के ग्रुप्स हैं देशों के, ये उनका मानना है। उत्तर देश का जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, जो विकसित देश है। जब हम दक्षिण देश कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, जो विकासशील देश है। नॉर्थ एंड साउथ दो ब्लॉक्स कंट्रीज के बताए गए और ये कहा गया कि जो नॉर्थ ब्लॉक है चूंकि वो विकसित है और वो आर्थिक संपन्नता की वजह से साउथ ब्लॉक को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेता है। और साउथ ब्लॉक क्या करता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जो सदर्न कंट्रीज है, वो क्या करती हैं, वे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं नॉर्थ ब्लॉक की कंट्रीज को, एंड सो दे बिकम डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ ब्लॉक फॉर फिनिश्ड गुड्स। बने हुए सामान चूंकि उन्हें उत्तर से प्राप्त होते हैं इसलिए वो उस पर निर्भर करने लगते हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि वे अगर बहुत कुछ है तो एक ही प्रकार की वस्तु का निर्यात करते हैं, यानी उनका जो ट्रेड है वो भी इम्बैलेंस होता है और एक ही प्रकार की वस्तु या फूड प्रोडक्ट्स जो अंदर उनको अपने देश के लिए चाहिए उनका वो एक्सपोर्ट करते हैं और बना हुआ सामान वो बाहर से मंगाते हैं। ये जो डिपेंडेंसी है साउथ कंट्रीज की, वो उनके शोषण का कारण बन जाती है नॉर्थ कंट्रीज के द्वारा। जिस प्रकार मार्क्स ने एक राज्य के लिए कहा था कि राज्य में पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग होता है और पूंजीवादी वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है, उसी प्रकार से नॉर्थ कंट्रीज साउथ कंट्रीज का शोषण करने लगती हैं और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने लगती है। So in a nutshell, we can see that dependency theory, which emerges from Marxism, is based on economic exploitation of a large number of countries by a few countries. In fact, 1970 के बाद ये जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड था वो और दिखाई देने लगा। भारत जैसे जो देश थे उनके द्वारा इस प्रश्न को बार बार उठाया जाने लगा, उचित जो इंटरनेशनल फोरम्स थे, और नॉन अलाइन्ड मूवमेंट ने भी अपना जो उद्देश्य था वो ये बनाया कि नॉर्थ साउथ कंट्रीज के बीच में आरंभ करना। उत्तर दक्षिण संवाद की बात गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा 80 के दशक से की जाने लगी थी। इनफैक्ट गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए कई उस समय के ऐसे मुद्दों को अपना लिया गया था जिन पर बहस करना जरूरी थी, जैसे पर्यावरण का मुद्दा था, जैसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात थी कि एक नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाने की बात। दूसरी तरफ उत्तर दक्षिण संवाद, कि नॉर्थ साउथ कंट्रीज के बीच में संवाद का, डायलॉग का होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जो विकसित देश थे उन्होंने अपना एक क्लब बना लिया था, ग्रुप बना लिया था कह सकते हैं, जिसको आगे जाकर G7 के नाम से जाना गया। अभी भी आपने पढ़ा होगा अखबार में कि भारत को G7 में भाग लेने का न्योता दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री महोदय को। तो G7 जैसे जो ग्रुप थे, दे यूज टू रिप्रेजेंट नॉर्थ कंट्रीज, यानी जो विकसित देश थे वो उनको रिप्रेजेंट करते थे, और दूसरी ओर इसी के तर्ज पे G77 का निर्माण हुआ, ग्रुप ऑफ 77, यानी ऐसे देश जो विकासशील है, उन देशों का ये ग्रुप बनाया गया। हमने पहले के क्लास में देखा था कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने भी दो प्रकार के ग्रुप्स बना दिए थे। एक ग्रुप उन देशों का था जिनकी WTO के अंदर बात सुनी जाती थी, और दूसरे वे देश थे जिनको लगता था कि WTO में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो न्यायपूर्ण नहीं है, वे बैलेंस नहीं है और वे झुके हुए हैं डेवलप्ड कंट्रीज के लाभ के लिए।
और इसलिए वहां पर भी समूहों का निर्माण हुआ जिसमें हमने ब्रिक्स का नाम लिया था। तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच के संबंधों की चर्चा करती है, आर्थिक संबंधों की चर्चा करती है, उसको उसका आरंभ हम देखते हैं लगभग प्रथम विश्व युद्ध के बाद से हम इसका आरंभ देखते हैं, और जो आगे जाकर शीत युद्ध के काल में इस सिद्धांत का और अधिक विकास हुआ। इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड यानी वे देश जो अभी विकासशील हैं, जिनको अभी आगे आना है। तो फर्स्ट वर्ल्ड यानी नॉर्थ, और थर्ड वर्ल्ड यानी कि जो विकासशील देश है या जो साउथ कंट्रीज हैं। अगर हम वर्ड सिस्टम थ्योरी से इसको जोड़कर देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर भी कोर और पेरिफेरी के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है। डिपेंडेंसी थ्योरी भी डिस्क्राइब करती है उन तरीकों को जिसमें कोर कंट्रीज में जो क्लासेस हैं और ग्रुप्स हैं वे पेरिफेरी कंट्रीज के व्यवस्था के साथ संबंध बनाती हैं, जो माना यह गया कि जो संबंध कैसे हैं, शोषणकारी है, क्योंकि जो कोर कंट्रीज हैं उनका तो विकास होता है, लेकिन उसी तर्ज पे जो विकासशील देश हैं, जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं या जो साउथ कंट्रीज हैं, उनका विकास नहीं होता। इस प्रकार के अध्ययन किए गए और ये देखा गया कि जो नॉर्थ कंट्रीज हैं उन्होंने तो विकास कर लिया, लेकिन उनके ऊपर जो डिपेंडेंट साउथ कंट्रीज हैं दे कुड नॉट डेवलप। भारत और ब्रिटेन का उदाहरण भी आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। आजादी के पहले तक, 1947 के पहले तक, जब भारत ब्रिटेन की पेरिफेरी कंट्रीज में आता था तो ब्रिटेन का तो विकास हुआ एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन भारत का विकास नहीं हो सका। और इसीलिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमें ऐसी नीतियां अपनानी पड़ी जिससे भारत का बैलेंस तरीके से विकास हो सके, क्योंकि कुछ क्षेत्र जो पोर्ट सिटीज थी उनका विकास हुआ, लेकिन देश का जो इंटीरियर था वहां पर विकास नहीं पहुंच पाया था। तो डिपेंडेंसी थ्योरी कुछ मान्यताओं पर आधारित देखी गई, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर जो डिपेंडेंसी थ्योरी को देने वाले हमारे विचारक हैं वो एग्री करते हैं। उनका मानना है कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन यह थ्योरी मौजूद है, काम कर रही है। पहली बात क्या है, डिपेंडेंसी कैरेक्टराइज करती है ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम को जहां पर दो तरीके के राज्य हैं। ये सभी जो डिपेंडेंसी थ्योरी देने वाले जितने भी विचारक हैं वो इस बात को मानते हैं कि विश्व के अंदर दो प्रकार के राज्य हैं, जिनको क्या कहा गया, अभी भी हम लोगों ने देखा था, डोमिनेंट डिपेंडेंट की रिलेशनशिप होती है। उनमें एक श्रेणी राज्य की है जो थोड़े राज्य है हु डोमिनेट, और दूसरी श्रेणी के राज्य है विच आर डिपेंडेंट ऑन दीज डोमिनेंट स्टेट्स। इसी को सेंटर और पेरिफेरी या कोर और पेरिफेरी का नाम दिया गया, और तीसरा नाम जो दिया गया मेट्रोपॉलिटन और सैटेलाइट। जैसे पाकिस्तान के लिए कहा जाता था कि वो अमेरिका की सैटेलाइट के तौर पर काम कर रहा है। सैटेलाइट जैसे उपग्रह क्या करता है, जिससे उसको ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसके ही इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो ये सभी डिपेंडेंसी थ्योरी को देने वाले विचारक मानते हैं कि विश्व दो राज्यों की श्रेणी में बटा है, वेदर इट इज डोमिनेंट डिपेंडेंट कैटेगरी और सेंटर कोर पेरिफेरी और मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट कैटेगरी। ये कैटेगरीज हैं जिनमें राज्यों को बांटा जा सकता है। और डोमिनेंट कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, वो इसमें आ जाती हैं, विच वर पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD में ये देश शामिल हैं। दूसरी ओर डिपेंडेंट कंट्रीज है, ऑफ कोर्स जिनका जो पर कैपिटा GNP है वो कम
है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उनका बहुत कम होता है, एंड दे आर हेवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ए सिंगल कमोडिटी एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। वे उन देशों से फिनिश्ड गुड्स प्राप्त करने पर निर्भर करते हैं जिन पर वो डिपेंडेंट हैं, जिनकी एक बात और जो डिपेंडेंसी थ्योरी के विचारक देते हैं वो ये कि जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं या जो डिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो पूरी तरीके से एक्सटर्नल इकोनॉमिक फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। उनके ऊपर कोर कंट्रीज का या डोमिनेंट कंट्रीज की अर्थव्यवस्था का गहरा प्रभाव पड़ता है और वो उस पर डिपेंडेंट किस लिए होते हैं? फॉर मार्केट, फॉर फॉरेन असिस्टेंस और ऐसे सभी साधन जिनसे विकास हो रहा है उसके लिए वे डोमिनेंट कंट्री पर, कोर कंट्री पर डिपेंडेंट होते हैं। बिना उसकी सहायता के वे काम नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट कंट्रीज। तीसरी जो बात कही गई जो डिपेंडेंसी थ्योरी देने वालों के द्वारा वो ये कि डोमिनेंट और डिपेंडेंट कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस होते हैं दे आर डायनेमिक, वे परिवर्तनशील हैं, निरंतर बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के बीच में यानी जो दो डिपेंडेंट और डोमिनेंट कंट्रीज हैं, उन स्टेट्स हैं, उनके बीच में लगातार इंटरैक्शन होता रहता है और ये इंटरैक्शन जो उनके बीच में डिफरेंसेस है, अंतर है, संबंध है, उनको बदलते रहता है। पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी 3 प्रकार के राज्य होते हैं और जो कोर राज्य है हो सकता है कि कल को वो सेमी पेरिफेरी में आ जाए। तो राज्यों के बीच में निरंतर इंटरैक्शन होते रहते हैं और ये इंटरैक्शन इनके रिलेशंस को गतिशील बनाते हैं, डायनेमिक बनाते हैं। और एक बात और यहाँ पे देखनी चाहिए कि जो डिपेंडेंसी का जो एलिमेंट है, इट इज यूजुअली वेरी डीप सीटेड हिस्टोरिकल प्रोसेस। यानी जो देश एक लंबे समय तक किसी के ऊपर निर्भर रहे हैं, आगे भी जाकर उन देशों पर अपनी निर्भरता को कम नहीं कर पाते हैं। तो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं राज्यों के इतिहास से भी प्रभावित होती है। तो ये 3 मान्यताएं कि 2 प्रकार के राज्य हैं विश्व के अंदर और जिनमें जो रिलेशन है वो डोमिनेंट और डिपेंडेंट का है। फिर ये मानना कि इनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो आर्थिक संबंधों से प्रभावित होते हैं, गतिशील होते हैं और डिपेंडेंट कंट्रीज आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ये कुछ मान्यताएं हैं जिन पर सभी डिपेंडेंसी थ्योरी को देने वाले विचारक एग्री करते हैं, इसको वे स्वीकार करते हैं। अच्छा, जैसा हम लोगों ने पहले भी बात की कि डिपेंडेंसी थ्योरी का रूट जो है वो कार्ल मार्क्स के विचारों में दिखाई देता है। उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चरलिज्म और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स पर ये सिद्धांत काम करता है कि हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर राजनीतिक शक्ति या सैन्य शक्ति की बात नहीं की जा रही है, बल्कि आर्थिक शक्ति की बात कही जा रही है। राज्यों के बीच में जो आर्थिक संबंध है वे निर्धारित करते हैं उनकी स्टेटस को। कुछ राज्य आर्थिक रूप से संपन्न है तो कुछ राज्य आर्थिक रूप से जिन्हें हम पुअर कह सकते हैं। देयर आर सम इकोनॉमिकली रिच स्टेट्स एंड इकोनॉमिकली पुअर स्टेट्स एंड दीज स्टेट्स फॉर्म वर्ल्ड सिस्टम और ये इंटरनेशनल रिलेशन को प्रभावित करने का काम करते हैं। यानी इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बनाने का काम करती है। 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन ने भी ये प्रश्न खड़ा कर दिया था कि आर्थिक शक्ति ज्यादा प्रभावकारी है कि राजनीतिक शक्ति? अर्थ राजनीति को चला रहा है या राजनीति अर्थ को चला रही है? तो जो मार्क्स का कहना था 200 साल पहले, वो अभी भी सही दिखाई देता है कि इकोनॉमिक रिलेशंस, इकोनॉमिक पावर, एक्सप्लॉयटेशन, ये कंट्रोल करती है राज्यों के संबंधों को, इंटरनेशनल रिलेशन को। एंड इकोनॉमिक पावर इज द पिवट ऑन विच इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क अपॉन। तो ये एक ऐसा विचार है जो मार्क्स से डिपेंडेंसी थ्योरी को देने वालों ने लिया। अब जैसा कि मार्क्स कहते थे कि समाज में कुछ लोग हैं जो प्रॉफिट बनाने का काम करते हैं, कुछ ही लोगों को लाभ प्राप्त होता है, और मजदूरों के द्वारा जो काम किया जाता है उसका वे लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार से राज्यों के लिए भी कहा गया कि राज्य, कुछ ही राज्य ऐसे हैं which make profit for themselves, and when they do so, they are doing so at the expense of the poor individuals or countries। या तो वे, जो राज्य के अंदर की बात है, तो वे जो गरीब मजदूर लोग हैं उनकी कॉस्ट पर प्रॉफिट को हासिल करते हैं, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो जो विकासशील देश हैं उनके कॉस्ट पर वे प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि आज यूरोप के कई देश जिस जगह पर हैं, उस जगह पर पहुंचने के लिए उन्होंने एशिया अफ्रीका के कई देशों का शोषण किया, और उनके कॉस्ट पर वे आज वहां पर पहुंच पाए। हमको वो जगह पाने में शायद और 50 साल लगेंगे, और यूरोप आज जहां पर खड़ा है उसको उसने कैसे प्राप्त किया? वो हमारे जैसे देशों को सीढ़ी बनाकर ही वो विकास के क्रम में आगे बढ़ पाया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट इनफ इन इटसेल्फ, इट रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, इट रिक्वायर्ड मार्केट which was provided by these colonies which were being ruled by these empires of Europe। इतनी बात समझ में आ गई आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.